बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। तो अब आज हमने जो है वो माइक्रोबायोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो रिवाइज करना है वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, जो आप लोगों के कहने पे किया है, क्योंकि आप सारे लोग कह रहे हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतनी मुश्किल नहीं है जितना आप लोग कह रहे हो। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है क्या, सबसे पहले आप लोगों ने मुझे ये बताना है। मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों को कितना आता है और कितना पढ़ा है आप लोगों ने। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या है? एनी आइडिया व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस? ठीक है, आज की जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स है वो ये है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है क्या, इसके टाइप्स कौन कौन से है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स है, उसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स है, कौन कौन से एंटीबॉडीज, कौन कौन से सेल्स जो है उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, इसके अलावा डिलेड और इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर या डिलेड और इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी के दरमियान जो है वो कौन सा डिफरेंस है, इसके ड्यूरेशन के हिसाब से या सेल्स जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है उसके हिसाब से, ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है क्या। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है ये वो इम्यून रिस्पॉन्स है, ओके वेरी गुड, इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स है। ठीक है, या जो हम कहते हैं कि एग्जेजरेटेड इम्यून रिएक्शंस है। ठीक है, वो इम्यून रिएक्शन जो कि इनएप्रोप्रिएट है, जो कि एग्जेजरेटेड है, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो अनवांटेड रिएक्शंस है। ठीक है, जो अनवांटेड रिएक्शंस है हमारे बॉडी की या हमारे इम्यून सिस्टम के, ठीक है, जिसकी वजह से होस्ट के ऊपर जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं, होस्ट जो है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, दो चीज़ें हमेशा याद रखना। ठीक है, हमारी बॉडी है ना, बॉडी के अंदर दो चीज़ें होती है, एक है सेल, ठीक है, और एक होती है नॉन सेल। ठीक है, अब जो नॉन सेल चीज़ें हैं ना उसके खिलाफ तो इम्यून सिस्टम ने रिएक्शन करना है, वो तो एक अच्छी बात है। ठीक है, नॉन सेल अगर बाहर से कोई चीज़ आए उसके खिलाफ जो है वो बॉडी ने जो है वो रिएक्शन करना है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर जो है वो सेल्स है, ठीक है, अपनी ही सेल्स के ऊपर, अगर अपनी ही सेल्स को वो हमारी बॉडी जो है वो नॉन सेल्फ कंसिडर कर ले और उसके खिलाफ जो है वो बॉडी रिएक्शन शुरू कर ले, उसके खिलाफ जो उसे किल करना शुरू कर दे, तो ये क्या है? ये इनएप्रोप्रिएट रिएक्शंस है, ये अनवांटेड रिएक्शंस है। ठीक है, जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, सर प्री फॉर्म स्टेट कौन सी होती है? कहाँ पे लिखा हुआ है प्री फॉर्म स्टेट? तो भाई ना, प्री फॉर्म स्टेट कहाँ पे लिखा हुआ है? प्री फॉर्म स्टेट का मतलब है जो पहले जिस स्टेट में था। ठीक है, वैसे मतलब यही है, लेकिन कहाँ पे लिखा हुआ है ये मुझे बता दें। अगर इसी रिएक्शन इसी लेक्चर रिलेटेड, इसी लेक्चर के साथ रिलेटेड है या किसी और लेक्चर के साथ रिलेटेड है तो एक कंटेक्चुअल मीनिंग भी हो सकती है, कंटेक्चुअल मीनिंग जो है वो चेंज भी हो सकती है। लेकिन वैसे प्री फॉर्म का मतलब है जो पहले से जिस स्टेट में चीज़ें मौजूद हो। ठीक है, इसे कहते हैं प्री फॉर्म स्टेट। ठीक है, ओके। अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जितनी भी है ना, उसे ये हार्मफुल इम्यून रिएक्शंस है, जिसकी वजह से हमारे टिश्यू जो वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से हमें जो है वो प्रॉब्लम होती है। अब इसके अंदर जो एंटीबॉडीज है, इसके अंदर जो इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, इम्यून सिस्टम इसमें या इम्यून रिस्पॉन्सेज इसमें जो है वो दो तरह के इन्वॉल्व है, दोनों तरह। इसमें ह्यूमरल इम्यून सिस्टम भी इन्वॉल्व है और उसमें जो हमारा एंटीबॉडी मीडिएटेड सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व है। ठीक है, दोनों इन्वॉल्व है।
तो इसमें दोनों सिस्टम जो है वो दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें प्री फॉर्म सिस्टम जो है वो भी इन्वॉल्व है, इम्यून सिस्टम, और इसमें सेल मेडिएटेड सिस्टम जो है वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून सिस्टम के जो है दो कंपोनेंट्स, दो मेन कंपोनेंट्स हैं। एक होता है फर्स्ट प्राइमिंग डोज और नेक्स्ट होता है सेकंड शॉकिंग डोज, ठीक है। जो फर्स्ट प्राइमिंग डोज है ना, फर्स्ट डोज जो है वो, इसका मतलब ये होता है एंटीजन का, जब फर्स्ट टाइम जो है वो इम्यून सिस्टम के ऊपर या फर्स्ट टाइम जब बॉडी के ऊपर जो है जब एक्ट होता है एंटीजन का, उससे जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इनिशिएट होता है, वो रिस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग डोज है या जो इनिशियल डोज है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्राइमिंग डोज बोलते हैं। स्टार्टिंग इनिशियल डोज को जो है वो हम प्राइमिंग डोज बोलते हैं, ठीक है। जब इसी सेम एंटीजन के साथ सेम पैथोजन के साथ जो दोबारा अगर सेम पैथोजन के साथ या सेम एंटीजन के साथ जब दोबारा सेकेंडरी डोज आता है, ठीक है, उस सेकेंडरी डोज को हम शॉकिंग डोज बोलते हैं, क्योंकि उस शॉकिंग डोज की वजह से जो इंजरियस या जो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज है वो वहां से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसकी समझ आ गई। जब भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होगा उसके मेन दो कंपोनेंट्स होंगे, दो स्टेजेस के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो एंटीजन आता है ना, एंटीजन ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करना है। तो इसको हम इनिशियल डोज भी बोलते हैं, इसको हम फर्स्ट डोज भी बोलते हैं, और इसको हम प्राइमिंग डोज बोलते हैं, क्योंकि इसने क्या करना है, इम्यून सिस्टम को इनिशिएट करना है, प्राइम करना है, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट सेम एंटीजन के साथ, एंटीजन डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। सेम एंटीजन के साथ जब दोबारा एक्ट होता है, जब दोबारा अटैक होता है, उसकी वजह से जब हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डोज, या उसको हम कहते हैं शॉकिंग डोज, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से शॉकिंग रिस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, अब कोई भी इम्यून रिएक्शंस हो, कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो, वो डिपेंड करता है कि कितना टाइम लिया था इसने, टाइम टेकन फॉर द रिएक्शंस, ठीक है। डिपेंड करता है कि रिएक्शंस में कितना टाइम जो है वो दरकार था, कितने टाइम के अंदर जो ये रिएक्शंस स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये है कि किस मैकेनिज्म उसके अंदर कौन सा इन्वॉल्व था, किस मैकेनिज्म के थ्रू उसने जो है वो टिश्यू को डैमेज किया था, किस मैकेनिज्म के थ्रू उसने इस टिश्यू को डैमेज किया था, ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। नेक्स्ट भी क्या है, नेक्स्ट इसी चीज़ों के, इन्हीं चीज़ों की वजह से, टाइम की वजह से, जो टिश्यूज, जो सेल्स जो है वो इन्वॉल्व है इस रिएक्शंस के अंदर, इन दोनों चीज़ों के बेस पे जो है हमने ब्रॉडली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को टू फॉर्म्स में डिवाइड किया। वो टू फॉर्म्स जो है वो कौन कौन से हैं, एक को हमने कहा है इमीडिएट रिएक्शंस, और दूसरे को हमने कहा है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है। दो चीजें, दो मेन फैक्टर्स हैं। वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट फैक्टर जो है वो इस रिएक्शन ने टाइम कितना लिया था, इनिशियल जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, रिएक्शन स्टार्ट होने में कितना टाइम लगा था। फर्स्ट फैक्टर क्या है, रिएक्शन की स्टार्ट होने में कितना टाइम लगा था, ये फर्स्ट फैक्टर है। जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर में ये कि कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, कौन से सेल्स इन्वॉल्व है टिश्यू को डैमेज करने में, ठीक है। तो दो तरह के, तो दो तरह की रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। इन दो चीजों, इन दो फैक्टर्स के बेस पे हमने इम्यून रिस्पॉन्सेस को या अपनी जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है ना, उनको दो में क्लासिफाई किया है। एक को हम बोलते हैं इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, और नेक्स्ट को हम कहते हैं डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है। ओके, अब जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इनका रिएक्शन इनिशिएट होने में टाइम जो है वो बहुत कम लगता है, सेकंड से लेके मिनट्स तक जो है वो टाइम लगता है, सेकंड से लेके मिनट्स तक टाइम लगता है, और उसी दौरान के अंदर अंदर जो इसी दौरान ये में रिएक्शंस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो डिलेड टाइप है या लेटर टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, रिलेटेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इनके इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन में जो है वो डेज भी लग जाते हैं, ठीक है। इनमें जो है वो घंटे भी लग जाते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। 1963 के अंदर जो है एक दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, बायोलॉजिस्ट थे, गिल एंड कॉम्स। अब ये गिल एंड गॉम्स ने क्या किया, इन गिल एंड गॉम्स ने जो है इन दो फैक्टर्स को स्टडी किया। कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर जो है वो है
कि रिएक्शन इनिशिएट होने में कितना टाइम लगता है, फर्स्ट फैक्टर। और नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है कि मैकेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व है, सेल्स कौन से इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इन दो फैक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया और इन दो फैक्टर्स के बिना पे उन्होंने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को 4 मेजर कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया। कितने कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया, 4 मेजर कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया। अब ये जो 4 मेजर कैटेगरीज है ना, इनको इन्होंने नाम दिया कौन से, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 3 एंड टाइप 4। अब नाम उन्होंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 किस बेस पे दिया, मैकेनिज्म के बेस पे, कि इनमें मैकेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व है, इनमें सेल्स कौन से इन्वॉल्व है इनमें, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन की बिना पे 1, 2 एंड 3 टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो ये इमीडिएट या एंटीबॉडी मेडिएटेड रिएक्शंस थी, ठीक है। ये तीनों जो थे ये एंटीबॉडी मेडिएटेड रिएक्शंस थे। और जो फोर्थ वन था वो क्या था, वो डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन था, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन के बेस पे। और अगर मैकेनिज्म के बेस पे देखा जाए तो टाइप 1 के अंदर जो है वो आईजीई इन्वॉल्व है, टाइप 1 के अंदर आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, टाइप 2 के अंदर आईजीई या आईजीएम या आईजीजी इन्वॉल्व होगा, टाइप 3 के अंदर आईजीएम और आईजीजी इन्वॉल्व है, और टाइप 4 के अंदर जो है वो सेल्स इन्वॉल्व है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज है। ये यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, उस इसके तरफ जाते हैं अभी, हिस्टामीन लोग है ना, हिस्टामीन और बाकी चीज़ों की तरफ अभी जाते हैं, ठीक है। ओके सर जी, काइंडली इसकी वाइवा के बारे में भी गाइड कर दीजिएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, वो तो मेरी मर्जी है, आप लोगों ने बस सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। एंटीबॉडीज दोबारा बता दो, ठीक है। जिसकी आवाज़ कट रही, अच्छा सबको इशू है आवाज़ का या सिर्फ एक के दो बच्चों को आवाज़ का इशू आ रहा है? वॉइस प्रॉब्लम जो है वो सबको आ रही है या सिर्फ एक दो बच्चों को है? टाइप 1 के अंदर जो है वो आईजीई एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है, ठीक है। टाइप 2 के अंदर जो है वो आईजीएम या आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके अलावा जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, इसमें आईजीजी और आईजीएम इन्वॉल्व है, ठीक है। और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में जो है वो सेल्स इन्वॉल्व है, वो सेल्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, ठीक है। क्लियर है? वाइवा कॉन्सेप्चुअल वाइवा हमेशा कॉन्सेप्चुअल ही होता है, ठीक है। वाइवा हमेशा कॉन्सेप्चुअल ही होता है, उसमें हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ डीपली पढ़ना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना, हमेशा ही याद रखना, रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अपने, ठीक है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर रिगार्डिंग या किसी भी लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप एग्जाम से पहले पहले उस चीज़ को क्लियर कर ले, उस चीज़ को पूछ लें, ठीक है, ताकि बाद में जो है वो इशू ना हो, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब। आगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को कॉमनली हम एलर्जिक या इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस है या एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है।
और इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। बिल्कुल बिल्कुल आप पीपीटी से बिल्कुल प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने पीपीटीज पढ़ने, एडिशनल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बेटर ये है कि आप लोग बुक से भी पढ़ लो, ठीक है। ज़्यादा डीप ना जाओ, ठीक है, लेकिन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बुक पढ़ना बहुत लाजमी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि बुक में कभी कभार पीपीटीज में हम सारी चीज़ें तो लिख नहीं सकते ना। अब पीपीटीज में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि पीपीटीज में नहीं होती इंक्लूडेड, लेकिन हम जो है वो वर्बली बता देते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि पीपीटीज जो है वो शॉर्ट नोट्स होती हैं बुक के, ठीक है। लेकिन टीचर कुछ ऐसी चीज़ें भी बताता है जो कि पीपीटीज के अंदर मौजूद नहीं होती, या चीज़ों को जो एक्सप्लेन हम करते हैं, ठीक है। क्योंकि पीपीटीज में मोस्टली जो है वो टू द पॉइंट बातें लिखी होती है या पॉइंट्स बने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेटर ये है कि आप लोग जो है वो एक दफ़ा बुक से पढ़ लो, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हो। कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी क्लियर कर लो एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, ताकि बाद में जो है वो इशू ना हो, ठीक है। किसी भी चीज़ में कोई भी इशू हो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, किसी भी चीज़ में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग कॉल कर सकते हो, आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को समझा दूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में आप लोगों को फिर इश्यूज ना हो, ठीक है। कोई इशू नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो फर्स्ट टाइम होती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये वेब अगर ऑनलाइन है या फर्स्ट टाइम आया हुआ है, ठीक है, और इसमें इशू आ रहा हो, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल टेंस नहीं होना, ठीक है, रिलैक्स होना है। माइंड को रिलैक्स करके चीज़ों को समझ के वाइवा देना है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है। कोई और वाइवा नहीं ले रहा, हम खुद ले रहे हैं, ठीक है। जो आप लोगों के टीचर से, जो आप लोगों से रोज़ इंटरेक्शन करते हैं, जो आप लोगों से रोज़ जो है वो लेक्चर लेते हैं, उन्हीं लोगों ने वाइवा लेना है, ठीक है। अगर माइक्रो का वाइवा है तो मैंने लेना है, ठीक है। अगर आईफोन का वाइवा है तो मैडम ने लेना है। तो आपकी अपने कंसर्न टीचर से वाइवा लेना है, तो इसमें डरने की क्या बात है। रिलैक्स होकर वाइवा देना है, माइंड को फुल रिलैक्स करना है, ठीक है। चीज़ों को समझ लो, चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करके वाइवा देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आप। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बात चलते हैं। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो है एलर्जिक रिएक्शंस, या हम इसे कहते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है। अब टाइप 1 जितने भी टाइप 1 रिएक्शंस है ना, जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस है, ये हमेशा रैपिड होते हैं। ये बहुत रैपिड रिएक्शंस हैं, ठीक है। विद इन मिनट्स जो है ना, जब भी हमारा एक्सपायर होता है एंटीजन के साथ, विद इन मिनट्स में ये रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और हमेशा ये याद रखना, हमेशा एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर जो है आईजीई एंटीबॉडीज जो ये इन्वॉल्व होंगी, हमेशा आईजीई एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होंगी। लेक्चर टाइमिंग में तो शॉर्ट नहीं कर सकता, वो तो मैनेजमेंट का काम है। जो मेरा काम है वो आप मुझे बता सकती है, ठीक है। जो मेरे कंट्रोल में जो चीज़ है, मेरा अपना लेक्चर जो है वो मेरे कंट्रोल में। अब बाकी चीज़ें जो है ये मतलब लेक्चर टाइमिंग शॉर्ट कर दूँ या 1 बजे तक कर दूँ, ये मेरा काम तो नहीं है, ये तो मैनेजमेंट की डिसीजन है, ठीक है। इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है या किसी चीज़ में इशू, तो आप लोग वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जिनका लॉगिन का इशू है, ठीक है, या जिनके जिनके लॉगिन में इशू आ रहा है, या एसीएलएमएस में कोई कोर्स जो है उसमें आप ऐड नहीं हो, ठीक है, तो आप लोग वो चीज़ें जो है वो पहले से क्लियर कर दें। क्योंकि बाद में आप लोग का एग्जाम, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप लोगों का एग्जाम जो है इस दफ़ा ऑनलाइन होना है, ठीक है। तो ऑनलाइन जो है वो आप लोगों के लॉगिन के बेस पे होगा और सारा कुछ जो है वो एसीएलएमएस पर होगा, ठीक है। तो अगर किसी का लॉगिन का इशू है या किसी का किसी सब्जेक्ट के अंदर जो है वो कोई भी स्टूडेंट जो किसी सब्जेक्ट में इनरोल नहीं है, तो आपने आपको इनरोल करवाया, अपने कंसर्न टीचर से बात कर ली, ठीक है। मुझे जो है वो टेक्स्ट कर दें, मुझे जो है वो अपनी डिटेल्स जो है वो सेंड कर दें, ठीक है। अगर किसी कोर्स में इशू आ रहे हैं या आपके लॉगिन में इशू आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें पहले से क्लियर होंगी तो आप लोगों ने बात
आप लोग जो है वो एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। तो एग्जाम देने के लिए ये चीज़ें जो ये मस्ट है, तो पहले से ये चीज़ें सारी जो है वो क्लियर कर दें ताकि बाद में जो वो आपको इशू ना हो, ठीक है। ओके, ठीक है। तो जितने भी हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शंस हैं ये हमेशा जो ये रैपिड होते हैं, ठीक है, विद इन मिनट जो है एक्सपायर के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और हमेशा इसके अंदर जो है IgE एंटीबॉडीज जो भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और जिन सेल्स की ग्रेनुलेशंस होंगी वो कौन सी है, वो बेसोफिल्स या मैस्ट सेल्स जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। ओके, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को हम IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। और आई क्योंकि इसके अंदर जो सेंसिटाइजेशन है मैस्ट सेल के या बेसोफिल्स की वो किसने करवानी है, वो IgE एंटीबॉडीज ने करवानी है, ठीक है। ओके, the short time like between the exposure to antigen and the onset of clinical symptom due to the presence of PPOM mediator in the mast cells। अब इसमें जो mast cells मैं आगे बता देता हूँ, ठीक है। अधीन mast cell मैं आगे बताता हूँ, ओके, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट टाइम है ना एंटीजन एक्सपोयर का और ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल सिम्टम का, एक्सपोयर से लाइक सिम्टम्स शुरू होने तक ये जो शॉर्ट टाइम लगता है, ये क्यों लगता है, क्योंकि मैस्ट सेल्स के अंदर ऑलरेडी जो है वो मीडिएटर्स जो है वो मौजूद है, ठीक है। इसलिए इसमें जो इनिशिएशन टाइम है वो मिनिमल है, ठीक है, और सिम्टम्स जो है वो इमीडिएट अपीयर होते हैं, ठीक है। अब इसके दो टाइप से, दो फॉर्म्स में ये रिएक्शन जो है ये कैरी आउट होते हैं। एक को हम बोलते हैं एनाफाइलेक्सिस और एक को हम कहते हैं एटोपी। स्लाइड्स में टू मच की बात नहीं है, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बुक पढ़ना लाजमी होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप फ्लैट पढ़ लो तो उससे बुक इससे जो है वो पेपर होगा नहीं, पेपर जो है इससे कवर हो जाएगा, पेपर का कोई इशू नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बुक पढ़ना जो है वो लाजमी होता है, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि बुक में होती है लेकिन स्लाइड में नहीं मिलेगी, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो कि स्लाइड्स में बुक में नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं, ठीक है। ओके, एनाफाइलेक्सिस क्या है? एनाफाइलेक्सिस जो है ये एक्यूट पोटेंशियली फैटल और सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन है इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस की। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ चैप्टर्स जो है वो बुक में नहीं है, लेकिन जो चैप्टर्स बुक में वो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एनाफाइलेक्सिस क्या है? एनाफाइलेक्सिस जो है ये एक्यूट पोटेंशियली फैटल जो है वो सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। ये कब आते हैं? जब कोई एलर्जन आता है और एलर्जन जो है वो IgE एंटीबॉडीज के साथ बाइंड करता है जो कि मैस्ट सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। तो वहाँ पे काफ़ी सारी जो मुख्तलिफ मीडिएटर्स जो है वो रिलीज होंगे और उन मीडिएटर्स की वजह से एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस होगा, ठीक है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ चैप्टर्स जो है, कुछ नहीं बल्कि काफ़ी सारी चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बुक में मौजूद नहीं है, कुछ डिफरेंट बुक से जो है वो लेक्चर्स बनानी पड़ते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेक्चर्स के साथ साथ जो है वो बुक से भी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो कि बुक और पीपीटीज दोनों को साथ साथ लेके जाना है। वो आज क्लियर है? ज़्यादा नॉइस आ रही है? ठीक है, दोबारा सुन लो। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस जो है ये एक्यूट पोटेंशियली फेटल रिएक्शंस हैं या सिम्टम्स हैं जो कि इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से इनिशिएट होते हैं। ये कब इनिशिएट होंगे? जब भी कोई एलर्जन आता है और एलर्जन जो है जो मैस्ट सेल के ऊपर IgE एंटीबॉडीज है उसके साथ बाइंड करते हैं, तो उसकी वजह से डिफरेंट मेडिएटर जो वो रिलीज होने हैं, कहाँ से? मैस्ट सेल से। इस वजह से जो एनाफाइलेक्शन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन,
सबको आइस इशू है या किसी एक बच्चे को है? काइंडली लेट मी नो किस किस को मसला आ रहा है, किस किस को इशू आ रहा है वॉइस में। सबको ओके। ठीक है चले, अगर किसी एक बच्चे को क्लियर है इसका मतलब ये है कि यहाँ से इशू नहीं है। ठीक है, अगर किसी एक बच्चे को भी क्लियर आ रही है ना आवाज तो इसका मतलब ये है कि इशू यहाँ से नहीं वहाँ से इशू है। ठीक है, ठीक है। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है, आप लोग गौर से सुन ले। ठीक है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर होता क्या है कि इसमें इन्वॉल्व कौन से सेल है, बी सेल्स इन्वॉल्व है। ठीक है, एलर्जेंस आए, एलर्जेंस ने बी सेल्स के ऊपर जो एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज आईजीई एंटीबॉडीज, इन आईजीई एंटीबॉडीज जो दो कंसेक्यूटिव आईजीई एंटीबॉडीज होंगे ना उसके ऊपर एलर्जन ने आके अटैच होना है। ठीक है, जो बी सेल्स के ऊपर आईजीई एंटीबॉडीज मौजूद है उन दो कंसेक्यूटिव एंटीबॉडीज के ऊपर एलर्जिन ने जो आके अटैच होना है। ठीक है, उसकी वजह से अंदर जो एक सिग्नल जनरेट होता है, ये सिग्नल जनरेट हो गया। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये सिग्नल ये जनरेट हो गया। ठीक है, अब जब ये सिग्नल जनरेट हो जाता है तो साथ ही बी सेल्स के साथ जो है वो टी सेल्स पड़ी होती है, टी हेल्पर टी सेल्स पड़े होते हैं। इन हेल्पर टी सेल्स ने क्या करना है, इन्होंने इस बी सेल को मैसेज देना है। जब वो बी सेल्स को वो एक मैसेज देते हैं तो बी सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी टी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस कर, मेमोरी बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। मेमोरी बी सेल्स का काम क्या है, मेमोरी बी सेल्स का काम ये है कि उसने एंटीजन को या जो फॉरेन बॉडी आई है उसको याद रखना है, उसको मेमोराइज करना है कि अगर नेक्स्ट टाइम जो है इसी सेम एंटीबॉडी के साथ या इसी सेम पैथोजन के साथ या इसी सेम ऑर्गेनिज्म के साथ कोई प्रॉब्लम आता है या कोई इन्फेक्शन आता है तो हमने एक्ट करना है, फॉरन से पहले हमने एक्ट करना है। मेमोरी सेल्स का काम ये है। प्लाज्मा सेल्स ने क्या करना है, प्लाज्मा सेल जो है ये डेरिवेटिव है बी सेल्स का, प्लाज्मा सेल बी सेल का डेरिवेटिव है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल मेडिएटर्स मौजूद है, किलर्स पार्टिकल्स मौजूद है। इन प्लाज्मा सेल्स ने क्या करना है, इन प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है। अब जो काफी सारी एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस करते हैं और इन एंटीबॉडीज ने क्या करना है, जाके मेस सेल्स के ऊपर अटैच होना है। इन एंटीबॉडीज जो एलर्जन स्पेसिफिक आईजीई एंटीबॉडीज है, इन्होंने क्या करना है, जाके मेस सेल के ऊपर अटैच होना है। दोबारा से एंटीजन आया, मैंने क्या कहा था आप लोगों को, दो लेवल्स होते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले प्राइमिंग, ये लेवल 1 था, लेवल 1 के अंदर प्राइमिंग हो गया। ठीक है, अब प्राइमिंग के बाद यहाँ तक जो है वो क्या था, प्राइमिंग था। ठीक है, अब यहाँ दोबारा एंटीजन आया, दोबारा जब एंटीजन आता है ये शॉकिंग फेज है। फर्स्ट फेज जो था ये इनिशियल फेज था, इनिशियल फेज जो है वो क्या है, मेमोरी सेल किसका डिराइवेटिव, मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल दोनों जो है ये बी सेल का डिराइवेटिव है। ठीक है, ये दोनों बी सेल का डेरिवेटिव है, इसको कहते हैं मेमोरी बी सेल्स और इसको कहते हैं प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब यहाँ तक जो था ये इनिशियल फेज था, इनिशियल फेज में ओके दोबारा सुन लो, एलर्जन आया, एलर्जन ने बी सेल्स के ऊपर जो आईजीई एंटीबॉडीज है, दो कंसेक्यूटिव एंटीबॉडीज के ऊपर अटैच हुआ, वहां से सिग्नल जो है वो जनरेट हुआ। साथ में जो टी हेल्पर टी सेल्स पड़ी है, हेल्पर टी सेल्स ने मैसेज दिया बी सेल्स को एक्टिवेशन के लिए। बी सेल्स जैसे एक्टिवेट हो जाता है वो दो अपने डेरिवेटिव्स जो वो प्रोड्यूस करते हैं। अब एक डेरिवेटिव का नाम है मेमोरी बी सेल्स, जिन्होंने जिसका काम है कि जो एंटीजन या जो पैथोजन बाहर से आया उसको याद रखना, उसको मेमोराइज करना कि अगर खुदा ना खास्ता ये पैथोजन या ये एंटीबॉडी या ये एंटीजन दोबारा अटैक करता है तो हमने फौरन से पहले उसे रिकॉग्नाइज करना है और रिकॉग्नाइज करके हमने एक्ट करना है उसकी लिहाज। ठीक है, अब प्लाज्मा सेल्स ने क्या करना है, प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने हैं।
जो एलर्जन स्पेसिफिक आईजीई एंटीबॉडीज है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जाके मैस सेल्स के ऊपर अटैच होना है। अब यहाँ तक जो हो रहा था, यहाँ तक क्या था, यहाँ तक इनिशियल फेज था, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम प्राइमिंग फेज बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमिंग फेज। यहाँ तक इनिशियल फेज था, यहाँ तक इनिशियल फेज था, प्राइमिंग फेज था, ठीक है। अब यहाँ से आगे जो है, ये दोबारा एलर्जन आया, दोबारा एलर्जन ने जो है वो कंसेक्यूटिव एंटीबॉडीज के ऊपर जो है वो अटैक किया, वहां पे अटैच हो गया है, लेकिन इस दफा ये कंसेक्यूटिव एंटीबॉडी जो है ये मेस सेल के ऊपर अटैच है। यहाँ से शॉकिंग पेज शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ से शॉकिंग पेज शुरू हो, जो दूसरा पेज है, सेकंड पेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब इस शॉकिंग या सेकेंडरी पेज के अंदर क्या होता है, दोबारा से ये कंसेक्यूटिव एंटीबॉडीज के ऊपर अटैच हो गया। जब दोबारा से कंसेक्यूटिव एंटीबॉडीज के ऊपर अटैच हो गया, तो यहाँ पे वेसिकल्स मौजूद है, मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास जो है वहाँ पे वेसिकल्स मौजूद है, वेसिकल में सेक्स मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ से मैसेज जो वो जनरेट हुआ अंदर, तो ये वेसिकल्स जो है ये रप्चर हो गए। जब ये मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स जो है वो रप्चर हो जाती है, तो इसके अंदर जितने भी वेजो एक्टिव माइंस है ना, जितने भी मटेरियल्स है, चाहे वो हिस्टामीन है, ब्रेडिकाइनिन है, सेरोटोनिन है, ठीक है, ये सारे जो है ये रिलीज हो जाते हैं। जब ये रिलीज हो जाते हैं, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जाके स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्ट करना है, ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करना है, म्यूकस ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करना है, ब्लड प्लेटलेट्स के ऊपर एक्ट करना है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स के ऊपर करना है, ठीक है, मुख्तलिफ इसिनोफिल्स वगैरह के ऊपर एक्ट करना है, वहाँ पे रिएक्शन जो है वो इनिशिएट करना है, जनरेट करना है। यहाँ तक समझ आ गई, इस मैकेनिज्म की समझ आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट है ये मैकेनिज्म। अगर नहीं आई तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। शॉकिंग फेज, ठीक है। रुबैना कह रही कि शॉकिंग फेज क्या है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया कि दो फेजेस है, दो कंपोनेंट्स में कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, दो कंपोनेंट्स के अंदर वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है, वो प्राइमिंग डोज है। जब फर्स्ट टाइम एंटीजन आता है ना, वो क्या है, वो प्राइमिंग डोज होता है, वो इनिशियल डोज होता है, जिसको हम फर्स्ट डोज कहते हैं। उसका काम क्या है, उसका काम है इम्यून सिस्टम को इनिशिएट करना, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना। प्राइमिंग डोज का क्लियर है। नेक्स्ट जो डोज आता है, जब दोबारा सेम एंटीजन दोबारा अटैक करता है बॉडी के ऊपर, उसको कहते हैं शॉकिंग डोज या शॉकिंग फेज या सेकेंडरी डोज, सेकेंडरी फेज। जब दोबारा से सेम एंटीजन अटैक करता है, उसकी वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इनिशिएट होते हैं, उसको हम कहते हैं शॉकिंग डोज। अब क्लियर है। ओके, ये भी क्लियर है, ये मैकेनिज्म क्लियर है। मैकेनिज्म में क्या हुआ, बी सेल्स के ऊपर जो है वो आईजी एंटीबॉडीज अटैच है, एलर्जन बाहर से आया, जो दो कंसेक्यूटिव एंटीबॉडीज हैं आईजी जो एक साथ जुड़े हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो अटैच हो गया। अटैच होके वहाँ पे जो है वो एक मैसेज जो है वो जनरेट हो गया। साथ ही जो हेल्पर टी सेल्स है उसने मैसेज दिया इसको एक्टिवेशन के लिए। ये एक्टिवेट हो गया। जब एक्टिवेट हो जाता है तो इसने एक मेमोरी बी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस किए। अब मेमोरी बी सेल्स का काम क्या है, मेमोरी बी सेल्स का काम है मेमोरी बी सेल्स का जो है वो काम क्या है, मेमोरी बी सेल्स ने जो है वो मेमोराइज करना है किस चीज को, एंटीजन को मेमोराइज करना है, पैथोजन को मेमोराइज करना है, उसे याद रखना है कि खुदा ना खास्ता अगर सेम पैथोजन सेम ऑर्गेनिज्म दोबारा अटैक करता है तो हमने फौरन से पहले एक्ट करना है। अब दूसरा जो डिराइवेटिव है वो है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल ने क्या करना है, एंटीबॉडीज रिलीज करनी है। इन्हीं एंटीबॉडीज ने यहाँ तक जो है वो क्या इनिशियल फेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फेज जो है वो हमारा शॉकिंग फेज है। शॉकिंग फेज के अंदर ये जो एंटीबॉडीज है ये जाके मैस सेल के ऊपर अटैच हो जाते हैं।
जब मेस्ट सेल के ऊपर अटैच हो जाती है, दोबारा से शॉकिंग फेज के अंदर एलर्जन आया, एलर्जन दोबारा से जो कंजर्वेटिव एंटीबॉडीज है या जो कंजर्वेटिव आईजीई एंटीबॉडीज है उसके ऊपर अटैच हो गई, वहां से मैसेज जनरेट हुआ, जो फ्री वेसिकल्स या जो वेसिकल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स है मेम्ब्रेन के पास रप्चर हो गए, रप्चर होकर उन्होंने वेजो एक्टिव अमाइंस रिलीज किए, उन वेजो एक्टिव अमाइंस ने जाके डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर अटैक किया या एक्ट किया और वहां पे जो है वो रिएक्शन जो है वो जनरेट हो गए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हो, अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ओके गुड। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं ही पेपर में भी दे सकता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं वाइवा में भी पूछ सकता हूँ इसका। ओके ठीक है। अब इनिशिएटर सेल्स जो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व है कौन कौन से थे? इनिशिएटर ऑफ टाइप 1 रिएक्शन इज अदरवाइज नोन एज एलर्जेंस। इनिशिएटर सेल्स जिन्होंने एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस को इनिशिएट करना है, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस को स्टार्ट करना है, दूसरे लफ्जों में हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे एलर्जेंस बोलते हैं। एलर्जेंस वो पार्टिकल्स है, एलर्जेंस वो पार्टिकल्स है जिन्होंने एलर्जिक रिएक्शंस को इनिशिएट करना है, जिन्होंने एलर्जिक रिएक्शंस को स्टार्ट करना है। सर हम एसईएलएमएस में ये कैसे करेंगे मैकेनिज्म? क्या मतलब? वो तो मेरा काम है ना कि मैंने किस तरह देना है, जिस तरह मैंने देना है उसी तरह आप लोगों ने आंसर करना है, कुछ नहीं होता। ठीक है ओके। अब टिपिकल एलर्जन जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, टिपिकल एलर्जन जो है वो प्लांट पॉलन हो सकते हैं, वो प्रोटीन्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई फूड मटेरियल फूड पार्टिकल हो सकता है, कोई फूड आइटम्स हो सकते हैं जिससे किसी को एलर्जी हो सकती है, किसी को नट से एलर्जी होती है, किसी को ड्रग से एलर्जी होती है, किसी को एंथिक प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, ये पेस्टिसाइड एनेस्थेटिक स्लोकलाइजेस्टिक पेनिसिलिन वगैरह, किसी को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। हो सकता है सर, मतलब ये तो डायग्राम में है, बिल्कुल ये डायग्राम में, लेकिन ये आप लोग जो एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये डायग्राम है लेकिन ये आप लोग एक पैराग्राफ में जो वो एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब जो ये एलर्जन है, एलर्जन का जो एग्जैक्ट रीजन है ना कि ये क्यों एलर्जी कॉज करती है, ये क्यों एलर्जन से, ये जो पार्टिकल्स है एग्जैक्ट रीजन इसका इनका जो है वो मालूम नहीं है कि ये एलर्जन क्यों है, ये एलर्जी क्यों कॉज करती है, लेकिन इसे हम एलर्जन बोलते हैं। अब एनाफाइलेक्सिस के अंदर इनिशिएटर सेल्स कौन कौन से हो सकते हैं? इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर में देखो, ठीक है, बी स्टिंग जो है वो ऐसा एलर्जन जो है वो हो सकता है, ठीक है, कोई किसी को जो है वो कोई भी चीज काट ले तो उसकी वजह से जो है एलर्जी हो सकती है, ठीक है, पोलन जो है वो हो सकता है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल जो है वो हो सकती है, किसी मेडिसिन से एलर्जी हो सकती है। समझ आ गई ना? ठीक है, चलो शुक्र है कि समझ आ गई, ये पैराग्राफ में लिख सकते हो इंशाल्लाह। ठीक है, तो कौन कौन सी एलर्जन जो है वो हो सकती है? अब एलर्जन जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कुछ एलर्जन जैसे जो सिर्फ कांटेक्ट की वजह से उसके हमें एलर्जी होती है, जिस तरह पॉइजनस प्लांट्स है, एनिमल स्क्रैचेस है, ठीक है, पोलन्स है, लेटिक्स है, ठीक है, जो ग्लव्स वगैरह आती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि इंजेक्शन है, मेडिकेशन हो सकती है, ठीक है, कोई बी स्टिंग वगैरह हो सकता है, ठीक है, कुछ इंजेक्शन से हो सकती है जिस तरह मेडिकेशन है, नट्स है, शेल फिश है, ठीक है, कोई और फूड आइटम जो है वो हो सकता है। इनहेलेशन है, ठीक है, इनहेलेशन में जो है वो पोलन्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, मोड्स हो सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है वो एनिमल टेंडर्स वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि रूट जो है रूट ऑफ ट्रांसमिशन उसका क्या है, ठीक है। कुछ ऐसी एलर्जीज है जो सिर्फ कॉन्टैक्ट की वजह से एलर्जी कॉज करते हैं, कुछ ऐसे एलर्जीज है जो कि इंजेक्शन के थ्रू जो है वो एलर्जी कॉज करती है, कुछ ऐसे जिनको हम इंजेस्ट करते हैं तो हमें एलर्जी होती है, कुछ ऐसे जिनको हम सिर्फ इनहेल करते हैं तो एलर्जी हो सकती है, ठीक है।
अब एनाफाइलेक्सिस के अंदर जो सेल्स इफेक्टर सेल्स है जिनके ऊपर इफेक्ट होता है वो कौन कौन से है, वो मैस्ट सेल्स है, बेसोफिल्स है और इसिनोफिल्स है। मैस्ट सेल, बेसोफिल और इसिनोफिल्स के ऊपर सबसे ज्यादा एक्ट होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है और वहां से जो है वहां की उनके वेसिकल्स जो है वो रप्चर हो जाते हैं और वहां से डिफरेंट रेडियोएक्टिव अमाइंस जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है। इन तीनों सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स मौजूद है। ठीक है। जो कि मेजर मीडिएटर्स है एलर्जिक रिएक्शंस के, जो कि एलर्जिक रिएक्शंस को उन्होंने मीडिएट करके इनिशिएट करना है। ठीक है। इन तीन सेल टाइप्स ने ये तो क्या रिलीज करना है, लिपिड मीडिएटर्स रिलीज करने हैं, साइटोकाइंस रिलीज करने हैं जिन्होंने डेंटर्स में पुश किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। इन्होंने क्या करना है, इंफ्लेमेशन को इंड्यूस करना है। ठीक है। इन तीन सेल्स के साथ, इन तीन सेल्स में से सबसे जो मेजर मीडिएटर है, सबसे जो इंपॉर्टेंट मीडिएटर है वो कौन सा है, वो मेस सेल्स है। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर मीडिएटर है वो क्या है, वो मेस सेल है। ठीक है। अब मेस सेल ने क्या करना है, मेस सेल जो है वो थ्रू आउट द कनेक्टिव टिश्यू जो है वो पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू कौन से, जो मेजर कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन सा है, मेजर कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? एनी आइडिया? किसी को कोई आइडिया है कि मेजर कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? ब्लड। बिल्कुल ब्लड जो है, बिल्कुल बिल्कुल ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। अब ब्लड जो है ये मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर हो रही है। ठीक है। तो ये जितनी भी मेस सेल्स है ना, मेस सेल्स मोस्टली जो है वो बोन के साथ, ब्लड के साथ या लिम्फेटिक वेसल्स जितनी भी है ना उसके साथ ही पर्टिकुलरली ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से मीडिएटर्स है, जो इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स इसमें इन्वॉल्व है वो हिस्टामीन है। ठीक है। स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है एनाफाइलेक्सिस के, इसके अलावा सेरोटोनिन है, इसिनोफिल्स के मोटेक्टिव फैक्टर्स है। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडीन्स है, थ्रोम्बोक्सिन्स है, ये सारी चीजें वहाँ पे इनमें जो एज ए मीडिएटर काम करती है। सबसे पहले हिस्टामीन की हम बात करते हैं। हिस्टामीन जो ये इंपॉर्टेंट मीडिएटर एनाफाइलेक्सिस में। ठीक है। ये ग्रेन्यूल्स, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स जो है वो पहले से पाए जाते हैं। ठीक है। इसकी जो मैस्ट सेल्स और बेसोफिल्स के ग्रेन्यूल्स है ना वो प्री फॉर्म स्टेट में इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। जो मैस्ट सेल्स और बेसोफिल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स पाई जाती है वो प्री फॉर्म स्टेट में हिस्टामीन के अंदर प्रेजेंट होती है। हिस्टामीन ने क्या करना होता है, जब हिस्टामीन रिलीज होती है तो इन्होंने वेसोडाइलेशन करवानी है। ठीक है। इसकी वजह से वेसोडाइलेशन होती है, इसकी वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मसल्स जो है वो स्मूथ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ठीक है। और ये सबसे प्रिंसिपल मीडिएटर किन चीजों में प्रिंसिपल मीडिएटर्स है, ये एलर्जिक रेनाइटिस, अर्टिकेरिया और एंजियोएडिमा में। ठीक है। इसके अलावा जो एंटीहिस्टामीन, और इसके लिए हम एंटीहिस्टामीन देते हैं। एंटीहिस्टामीन ने क्या करना है, एंटीहिस्टामीन ये जो रिजेक्स और साफ्टिन वगैरह, ये जो कैस्टीन वगैरह हम लेते हैं, ये क्या, ये एंटीहिस्टामीन है। ठीक है। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जाके हिस्टामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देना है। ठीक है। और इन चीज को खत्म कर देना है। नेक्स्ट जो मीडिएटर है वो कौन सा है, वो स्लो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलेक्सिस है। स्लो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलेक्सिस क्या है, स्लो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलेक्सिस जो है इसमें ये ल्यूकोसाइड से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। इनमें सेवरल ल्यूकोट्रीन्स जो है वो आते हैं, लेकिन ये प्री फॉर्म स्टेट में मौजूद नहीं होते। ठीक है। ल्यूकोट्रीन जो है ये प्रिंसिपल मीडिएटर है, ये बोन को कंस्ट्रक्शन करवाता है। ठीक है, इस्थमा के अंदर, और ये इसको हम एंटीहिस्टामिन से इनहिबिट नहीं कर सकते। ये इनहिबिट नहीं होता एंटीहिस्टामिन से। ठीक है। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करना है, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद सेरोटोनिन आता है। सेरोटोनिन ने क्या करना है, सेरोटोनिन ने जो है वो ये प्री फॉर्म स्टेट में मेस सेल के अंदर और प्लेटलेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। एलर्जिक रनाइटिस होता है जब रनिनोस, रनाइटिस मीन रनिनोस। कोई और क्वेश्चन?
ओके, क्लियर है ये? कोई प्रॉब्लम? ओके, इसको है फीवर भी बोलते हैं। person always everywhere। ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस के एलर्जिक राइनाइटिस जो जब भी नोज के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, ये नोज के अंदर इन्फ्लेमेशन कब होता है? जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर रिएक्ट करता है। जो एयर के अंदर एलर्जेंस होते हैं ना, उस एयर के अंदर जो एलर्जेंस होते हैं, अगर उसको हमारा इम्यून जो वो ओवर रिएक्ट करे तो मुख्तलिफ साइन सिम्टम्स आती हैं। रनी नोज हो जाता है, स्टफी नोज हो जाता है, स्नीजिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इचिंग होती है, साथ में वाटरी आइज होती है, ठीक है। अराउंड द आइज जो है वो स्वेलिंग होती है, ठीक है, और इसको हम हे फीवर भी बोलते हैं, ठीक है। अर्टिकेरिया, urticaria is अर्टिकेरिया में क्या होता है? अर्टिकेरिया में बिल्कुल इस तरह ना, जिस तरह मच्छर काटता है ना, मच्छर काटने के बाद जो व्हील बन जाते हैं बिल्कुल रेड और सोलन टाइप की व्हील, उसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। Wheels form after wheels form mass। ओके, सर टाइप 1 रिएक्शंस का कोई एडवांटेज भी है? मोस्टली एलर्जिक भी हार्मफुल फॉर बॉडी। एडवांटेज क्या है? एलर्जिक रिएक्शन का क्या एडवांटेज होगा? एलर्जिक रिएक्शन एडवांटेज ये हो सकता है, ठीक है, एडवांटेज ये नहीं है, ये तो एलर्जी, इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी क्यों कहते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब ये है, हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब ही यही है कि ये क्या है, ये बॉडी के लिए नुकसानदेह है। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि ये बॉडी के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो इसमें फायदा क्या होना है? मोस्टली जितने भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, हम स्टार्ट में ये पढ़ते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का मतलब ये है कि बॉडी जो है वो नेगेटिव एक्ट करता है, नेगेटिव की वजह से जो है वहाँ पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आती है और बॉडी के लिए ये हार्मफुल है, ठीक है। उसके बाद हम सेरोटोनिन देखते हैं। सेरोटोनिन जो है ये फ्री फॉर्म में मौजूद है मेस्ट सेल और प्लेटलेट्स के अंदर। इसने खास काम है वेसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज करना, स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन कराना। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इनका काम है ब्रोंकोस्पैज़म करवाना। थ्रोम्बोक्सिन है, थ्रोम्बोक्सिन का काम है जहाँ पे ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के साइड पे जो है थ्रोम्बोक्सिन ने क्या करना है, थ्रोम्बोक्सिन ने प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करना है, प्लेटलेट्स को जो है वो जमा करना है और वहाँ पे जो है वो ब्लीडिंग को रोकना है। इसिनोफिल्स केमोटैक्टिक फैक्टर जो है ये फ्री फॉर्म में मौजूद होते हैं मैस्ट सेल के अंदर, ठीक है। इन्हें क्या करना है, इसिनोफिल्स को अट्रैक्ट करना है। जहाँ पे एक्शन करना होता है वहाँ पे इसिनोफिल्स को अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। और उसका द रोल ऑफ इसिनोफिल्स, इसिनोफिल्स का रोल जो है वो है टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में इतना कुछ खास नहीं है, कुछ खास क्लियर नहीं है। एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं, ठीक है, वो आप दे सकते हो अगर आपको शक है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बेस पे जो वो आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हो। लेकिन मोस्टली जो इसके लिए कारगर है वो क्या है, वो एंटीबायोटिक्स नहीं, वो एंटीहिस्टामीन है, ठीक है। इसके लिए आप एंटीहिस्टामीन दे सकते हो। Histamine is favorable। ओके, क्लियर है आप?
एनाफाइलेक्सिस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर हम एनाफाइलेक्सिस की देखते हैं तो एनाफाइलेक्सिस जो है वो एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन करवा सकता है, मल्टीपल ऑर्गन जो इससे इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ जो सिम्टम्स अपीयर होने का जो टाइम है या जो सिम्टम अपीयर होनी है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस लेवल की हाइपर सेंसिटिविटी थी, ठीक है, अमाउंट कितना था, ठीक है, कितना जो है वो डिफ्यूज हुआ था, ठीक है, कौन सा साइड जो है वो एक्सपोज हुआ था, ठीक है। मल्टी ऑर्गन सिस्टम जो है वो यूजुअली इफेक्ट होते हैं, इसमें स्किन जो है वो अफेक्ट होता है ज़्यादातर, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ज़्यादातर इफेक्ट होता है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो इफेक्ट होता है, स्किन के ऊपर जो है वो रैशेज वो रेडनेस वगैरह वो सारी चीज़ें इचिंग वगैरह हो जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ब्रोंकोस्पेज़म या लारिंजियल एडिमा होता है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हाइपोटेंशन और कार्डियक एरिथमियाज आ सकती है, ठीक है, और इवन जो है इवन डेथ भी कॉज हो सकती है लारिंजियल एडिमा की वजह से या इंट्रैक्टेबल ब्रोंकोस्पेज़म की वजह, हाइपोटेंसिव शॉक की वजह से या कार्डियक एरिथमिया की वजह से। अगर हम इसे जो है वो 2 घंटे अगर फर्स्ट 2 आवर्स में जो ये चीज़ें अपीयर हो गई, ठीक है, तो हमारे पास फिर इतना टाइम नहीं होता कि हम इन चीज़ों को जो है वो रिवर्ट कर सकें, वो उसको जो है वो ट्रीट कर सकें, इस वजह से जो है वो इवन डेथ भी कॉज हो सकती है। ओके, इसको हमने मैनेज कैसे करना है, इनको हमने जो मुख्तलिफ ड्रग्स देने हैं, ठीक है, ड्रग्स जो है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इनकी एक्शंस को जो है वो इनहिबिट करना है, ठीक है। इसके अलावा जो हम एयरवे को मेंटेन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं हम कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ड्रग्स कौन-कौन से दे सकते हैं? एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं, ठीक है, क्रomolyn सोडियम दे सकते हैं, पाइलिन दे सकते हैं, फेनेप्रिन, एड्रेनालिन वगैरह, कॉर्टिसोन वगैरह, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। लैरिंजियल एडीमा का मतलब है लैरिंग्स के अंदर एडीमा, एडीमा ऑफ द लैरिंग्स। एडीमा ऑफ द लैरिंग्स इज नोन एज लैरिंजियल एडीमा। लैरिंजियल नेम निकला हुआ है लैरिंग्स से, ठीक है। सर जी, जब ये एक्यूट इन्फेक्शन फिर लाइफ थ्रेटनिंग कैसे हो सकता है? इट्स नॉट क्रॉनिक। कौन कहता है कि क्रॉनिक जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है? लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब क्या है? पहले ये बताओ मुझे। अगर हर क्रॉनिक क्रोनिक अगर लाइफ थ्रेटनिंग होता, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब क्या है? जिससे जान चली जाती है ना, तो एक्यूट से ज़्यादा जाती है मेरे हिसाब से क्रोनिक के मुकाबले में। क्रोनिक जो है वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देता है, जिस तरह डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ क्रोनिक है, डायबिटीज़ से जो है वो लोग मरते अक्सर जो है वो 20 साल, 30 साल, 40 साल भी जो है वो डायबिटीज़ के साथ जो है वो जी लेते हैं। वो एक क्रोनिक प्रॉब्लम। एक्यूट प्रॉब्लम इज़ हार्ट अटैक, जो कि आपको बिल्कुल मौका भी नहीं देता, उसी टाइम जो आपकी डेथ हो जाती है।